अगर किसी ने बैंक से लोन लिया और अचानक वापस पैसे देना बंद कर दिया, तो आखिर होता क्या है? क्या बैंक का पैसा पूरी तरह से डूब जाता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका इफेक्ट देश के आम नागरिक पर पड़ता है, भले ही उसने अपनी लाइफ में कभी कोई लोन डिफॉल्ट ना किया हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए के बारे में। ये एक ऐसी टर्म है जो न्यूज़ हेडलाइंस में तो रोज आती है, पर इसके पीछे की पूरी कहानी और इसका सीधा मैथमेटिक्स हम सबके लिए समझना बेहद जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब कोई बोरोवर अपनी ईएमआई इग्नोर करता है तो बैंक बस एक नोटिस भेजता है और बात खत्म। पर पर्दे के पीछे एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक सिंगल मिस्ड पेमेंट से लेकर पूरी इकोनॉमी के स्लो डाउन होने तक का सफर आखिर तय कैसे होता है, और एक बैंक का इंटरनल सिस्टम इस खतरे को पहचानता कैसे है, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी और आपकी एवरीडे लाइफ से है। इस पूरे मैकेनिज्म को आसान बनाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द लोन डिफॉल्ट ट्रैप। दूसरा, क्लासिफाइंग बैड लोन्स। तीसरा, हाउ एनपीए हार्म्स द बैंक। चौथा, प्रोविजनिंग और पीसीआर। पांचवां, आरबीआई नॉर्म्स और ऑडिट्स। और आखिर में, आम नागरिकों पर पड़ने वाला इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हिस्से पर आते हैं, द लोन डिफॉल्ट ट्रैप। ग्राउंड लेवल पर जब एक बोरोअर पहली बार अपनी पेमेंट मिस करता है, तो ये ट्रैप एक्टिवेट कैसे होता है? आसान शब्दों में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए एक ऐसा लोन है जिसने बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दिया है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने किसी दोस्त को पैसे उधार दिए और वो अचानक कॉल्स उठाना बंद कर दे, बैंक के लिए भी ठीक वही हालत होती है। जब कोई बोरोअर लगातार 90 दिनों तक अपने लोन का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो बैंक उस लोन को ऑफिशियली एनपीए लेबल कर देता है। ये 90 डेज का रूल एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट बाउंड्री है। पर देखिए, बैंक 90 दिनों तक चुपचाप बैठकर वेट नहीं करता। एक काउंटडाउन चलता है जिसे स्पेशल मेंशन अकाउंट या एसएमए कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक दिन का डिले भी इस ट्रैकिंग प्रोसेस को ट्रिगर कर देता है। अगर पेमेंट 1 से 30 दिन लेट है तो अकाउंट एसएमए 0 बन जाता है। 31 से 60 दिन डिले पर एसएमए 1 और 61 से 90 दिन तक डिले होने पर अकाउंट एसएमए 2 में चला जाता है, जो बिल्कुल रेड अलर्ट या डेंजर जोन है। और जैसे ही 90 दिन क्रॉस होते हैं, लोन ऑफिशियली एनपीए बन जाता है। ये सिस्टम बैंक के लिए एक अर्ली वार्निंग की तरह काम करता है। ओके, अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, क्लासिफाइंग बैड लोन्स। जब लोन 90 दिन का थ्रेशोल्ड क्रॉस करके ऑफिशियली एनपीए टेरिटरी में आ ही जाता है, तब अगला स्टेप क्या होता है? जैसे जैसे वक्त बीतता है, एक एनपीए की हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है। शुरू के 12 महीने तक इसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। यहाँ लोन की वीकनेस साफ नजर आने लगती है। अगर लोन 12 महीने से ज्यादा एनपीए रह जाए, तो वो सीधा डाउटफुल एसेट बन जाता है, क्योंकि अब रिकवरी के चांसेस बहुत कम लगते हैं। और आखिर में आता है लॉस एसेट। ये आखिरी स्टेज है जहां बैंक, ऑडिटर्स या आरबीआई ऑफिशियली मान लेते हैं कि अब ये पैसा वापस नहीं आएगा। हालांकि रिकवरी की छोटी मोटी कोशिश तब भी चलती रहती है। अब इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? बैंक सिर्फ लोन की कैटेगरी बदलकर फ्री नहीं हो जाता, उसे अपने खुद के प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा एज अ पेनल्टी या सेफ्टी रिजर्व अलग रखना पड़ता है। इसे प्रोविजनिंग कहते हैं। जब अकाउंट डाउटफुल कैटेगरी में आता है, जैसे D1, D2 और D3, तो टाइम के साथ बैंक को और भी ज्यादा पैसा रिजर्व करना पड़ता है। अगर लोन 3 साल से ज्यादा डाउटफुल है, तो लोन सिक्योर्ड होने के बावजूद बैंक को पूरा 100% पैसा साइड में रखना पड़ता है। और अनसिक्योर्ड लोन्स में, वहां तो पहले दिन से ही 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। सोचिए, एक साथ कई लोन्स के डिफॉल्ट होने पर बैंक की हेल्थ पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। और यहीं से हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, हाउ एनपीए हार्म्स द बैंक। एक अकेले लोन की कहानी तो समझ आ गई, पर जब ऐसे हजारों बैड लोन्स मिलते हैं, तो एक पूरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पर इसका असर कैसा होता है? अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें, तो 2005 से 2018 के बीच इंडिया के मेजर बैंक्स जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में एनपीएस अचानक से बहुत तेजी से ऊपर गए। 2008 से 2014 के बीच अग्रेसिव लेंडिंग हुई और फिर आई इकोनॉमिक स्लोडाउन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने बैड लोन्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं थे, ये बैंक्स के सर्वाइवल के लिए एक मैसिव स्ट्रेस टेस्ट था।
तो आखिर ये बैड लोन्स बैंक को डीपली डैमेज कैसे करते हैं? इसके मल्टी लेयर्ड इम्पैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले बैंक की इंटरेस्ट इनकम आना ही बंद हो जाती है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इरेज हो जाती है। दूसरा, प्रोविजंस के रूप में बैंक को अपना खुद का कैपिटल लॉक करना पड़ता है, जिससे मैसिव कैपिटल इरोजन होता है। और इन सब से एक क्रेडिट क्रंच पैदा होता है, यानी बैंक के पास नए अच्छे बिजनेसेस को लोन देने के लिए पैसे ही नहीं बचते। और ऑब्वियसली जब प्रॉफिट गिरता है तो बैंक के शेयर प्राइसेस और शेयर होल्डर वैल्यू दोनों बुरी तरह से क्रैश होते हैं। और ये डायरेक्ट मैथमेटिकल कनेक्शन रियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है, ये डेटा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि 2005 और 2018 के बीच पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिटर्न ऑन एसेट्स में कितना भयंकर फर्क आया। एनपीएस बढ़ने की वजह से बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी गिरी कि कई बैंक्स के लिए तो ये नंबर 0 से भी नीचे चला गया था। एक तरह से बैड लोन्स ने बैंक की कमाई करने की एबिलिटी को ही टेम्पररी पैरालाइज कर दिया था। चौथा हिस्सा, प्रोविजनिंग और पीसीआर। इस मैसिव खतरे से निपटने के लिए बैंक्स आखिर क्या सेफ्टी नेट्स यूज करते हैं? प्रोविजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आसान है। जैसे एक आम परिवार आने वाली किसी मेडिकल या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सेविंग्स का एक हिस्सा गद्दे के नीचे या सेफ में अलग रखता है, ठीक वैसे ही बैंक को अपने कमाए हुए प्रॉफिट्स में से एक बड़ा हिस्सा बैड लोन्स के लॉसेस को कवर करने के लिए साइड में रखना पड़ता है। इसे एक इमरजेंसी सेविंग्स फंड की तरह सोचिए। जितना ज्यादा लोन का रिस्क होगा, बैंक को उतना ही ज्यादा पैसा इस सेफ्टी नेट में डालना पड़ेगा। यहाँ पर 2 टर्म्स क्लियर करना बहुत जरूरी हैं जो आपको फाइनेंशियल न्यूज में बार बार सुनने को मिलेंगे, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए का मतलब है प्रॉब्लम का टोटल साइज, यानी सारे डिफॉल्टेड लोन्स का टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट, इससे पहले कि कोई इमरजेंसी सेविंग्स यूज की जाए। जबकि नेट एनपीए का मतलब है एक्चुअल बचा हुआ रिस्क। अगर ग्रॉस एनपीए में से बैंक द्वारा अलग रखे गए प्रोविजंस को माइनस कर दें तो जो अमाउंट बचता है वो नेट एनपीए है। एक स्ट्रॉन्ग बैंक का नेट एनपीए हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि बैंक ने अपने रिस्क को प्रॉपर्ली कवर कर लिया है। चलिए इसे एक क्विक मैथ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपए के बैड लोन्स हैं, लेकिन बैंक ने प्रूडेंस दिखाते हुए अपने प्रॉफिट्स में से 70 करोड़ रुपए प्रोविजंस के तौर पर पहले ही बचाकर रख लिए हैं। इस केस में बैंक का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो या पीसीआर 70% होगा। रेगुलेटरी टर्म्स में और शेयर मार्केट के नजरिए से एक हाई पीसीआर बहुत हेल्दी माना जाता है, क्योंकि ये साफ बताता है कि बैंक आने वाले किसी भी फाइनेंशियल झटके को झेलने के लिए कितना तैयार है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, आरबीआई नॉर्म्स और ऑडिट्स। ये सब फिगर्स बैंक खुद रिपोर्ट करता है, तो ये इंश्योर कौन करता है कि बैंक्स पूरी ऑनेस्टी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ एंट्री होती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, जो बैंक का एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है। इनका काम होता है बैंक के अकाउंट्स की डीपली सच्चाई चेक करना। वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करते हैं कि एनपीए की क्लासिफिकेशन सही से हुई है या नहीं और सेफ्टी रिजर्व्स एडिक्वेट हैं या नहीं। इनका एक सबसे क्रूशल काम होता है एवरग्रीनिंग को डिटेक्ट करना। एवरग्रीनिंग का मतलब है एक पुराने डिफॉल्टेड लोन को छुपाने के लिए उसी सेम बोरोवर को एक नया लोन दे देना, जो कि बिल्कुल इलीगल प्रैक्टिस है। ऑडिटर स्ट्रिक्टली इंश्योर करते हैं कि बैंक आरबीआई के रूल्स का पूरी तरह से पालन करें। और अब हम आते हैं छठे और सबसे जरूरी हिस्से पर, इम्पैक्ट ऑन कॉमन सिटीजन्स। एक ईमानदार नागरिक जो अपनी ईएमआई हमेशा टाइम पर भरता है, उसकी जिंदगी पर इन बैंक एनपीएस का आखिर क्या असर होता है? सच तो ये है कि एक डिफॉल्ट का नुकसान इनडायरेक्टली सबको उठाना पड़ता है। जब बैंक्स को बैड लोन्स की वजह से बड़ा लॉस होता है तो वो उस लॉस की भरपाई बचे हुए ऑनेस्ट बोरोवर से करते हैं, उनके नए लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर। इसके अलावा नए लोन्स अप्रूव करने में बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट और स्लो हो जाता है, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है कि लेजिटिमेट स्मॉल बिजनेसेस को उनके काम के लिए पैसा नहीं मिलता, बिजनेस ग्रोथ रुक जाती है और पूरी इकोनॉमी में एक बड़ा स्लो डाउन आ जाता है। धीरे धीरे आम लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा भी डगमगाने लगता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सिर्फ अंधेरा नहीं है। रिकवरी के कुछ नए मैकेनिज्म्स उम्मीद की किरण ला रहे हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का डेटा बताता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के आने के बाद बैंक्स के लिए ये डोमिनेंट रिकवरी रूट बन चुका है। बैंक जो भी पैसे बैड लोन से रिकवर कर रहे हैं, उसका लगभग 48% अब आईबीसी प्रोसेस के थ्रू वापस आ रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम लगातार अपने आप को ठीक करने की और डिफॉल्टर से पैसा निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है।
तो अगली बार जब न्यूज़ में किसी बैंक के बढ़ते या घटते प्रॉफिट की खबर आए तो उनके सिर्फ प्रॉफिट नंबर को मत देखिए, उनके ग्रॉस और नेट एनपीए नंबर्स और उनके प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पर जरूर ध्यान दीजिएगा। उन नंबर्स के पीछे छुपी हुई बैंक की असली सच्चाई अब आपको साफ नजर आएगी। एनपीएस सिर्फ किसी एक बैंक की बैलेंस शीट का छोटा सा दर्द नहीं है, ये हमारी पूरी इकोनॉमी की कहानी है। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको सिंपल फाइनेंस और बैंकिंग की एक नई समझ मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।